नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 12 जो कि गाँव के बच्चों की शिक्षा नामक एक भाषण है, उसे पढ़ेंगे। यह भाषण कृष्ण कुमार ने दिया है, जो कि भारत के एक जाने माने लेखक, विचारक और सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। बच्चों, इस भाषण को पढ़ने से पहले आइए हम इनका एक संक्षिप्त परिचय जानें। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है कृष्ण कुमार जी की। कृष्ण कुमार का जन्म 1951 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान इनका टीकमगढ़, मध्य प्रदेश है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद ये टोरंटो विश्वविद्यालय भी गए, कनाडा। यदि इनकी वृत्ति की बात की जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में ये प्रोफेसर हैं। इनके सम्मान की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप दिया गया था। गद्य लेखन के लिए इन्हें शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 1975 से लेकर 1981 तक विदेश प्रवास भी किया है। इनकी कृतियों की अगर बात की जाए तो कहानी संग्रह इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसके नाम हैं नीली आँखों वाले बगुले तथा त्रिकाल दर्शन। एक यात्रा वृत्त भी है जो अब्दुल मजीद का छुरा नाम से आया हमारे साहित्य में। आगे देखते हैं। बाल कथा संग्रह की बात की जाए तो इनका बाल कथा संग्रह है आज नहीं पढ़ेगा। यह बाल कथा है। निबंध संग्रह की अगर चर्चा की जाए तो विचार का डर और स्कूल की हिंदी, ये इनके निबंध संग्रह हैं। शिक्षा दर्शन संबंधी पुस्तकें भी इनकी बहुत सी निकली हैं, जैसे राज, समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद। साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी की भी कई पुस्तकें लिखी हैं। व्हाट इज़ वर्थ टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइड, ये इनकी पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। साथ ही साथ इन्होंने बाल कविताओं का संकलन एवं संपादन भी किया है निरंकार देव सेवक के साथ, जिसका नाम है महके सारी गली गली। काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी यह पुस्तक और इसमें बाल कविताओं का संकलन है। कृष्ण कुमार NCERT नई दिल्ली के निदेशक भी रह चुके हैं। तो बच्चों, हमने आज एक संक्षिप्त परिचय जाना कृष्ण कुमार जी के विषय में। आइए इनके व्यक्तित्व को भी जानें। इनका व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम इसे कुछ शब्दों में हमने इसे बांधने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। कृष्ण कुमार जी एक सुपरिचित लेखक और विचारक रहे हैं। केंद्रीय चिंता का विषय और संदर्भ, यदि इनके विषय के केंद्रीय विषय वस्तु की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा पर ही अधिकांशतः लिखा है, खासकर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक। हिंदी क्षेत्र से देश के एक अग्रणी शिक्षा शास्त्री के रूप में इनकी पहचान है। ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों एवं संदर्भों में उनकी दृष्टि से पल भर के लिए भी शिक्षा की अप्रयुक्त या व्यवहित वास्तविकता ओझल नहीं होती। वस्तुपरक यथार्थवादी पड़ताल करते हुए अकादमिक संस्थानों में
इन्होंने साहसपूर्ण स्वाधीन चिंतन का कार्य किया है। राष्ट्रीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, भारत विभाजन, राष्ट्रीय नवनिर्माण, भारतीय संविधान और उसके विनियोग के साथ ही हाल के दशकों में भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति पर पड़ रहे पश्चिमी प्रभावों एवं अन्य समसामयिक मुद्दों जैसे भूमंडलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सांप्रदायिकता, दलित एवं नारी विमर्श, बंधुआ मुक्ति, बाल मजदूरी आदि तमाम वैचारिक संदर्भों में इन्होंने समसामयिक भारतीय शिक्षा पर चिंतन का कार्य किया है। इनका व्यक्तित्व और भी बड़ा है, आइए देखते हैं। इन्होंने एक ही देश और समाज में सामान्य शिक्षा के चल रहे अनेक रूपों पर भी ध्यान दिया। व्यवहार एवं प्रयोग के निकष पर ही किसी भी शिक्षा दर्शन की सफलता निर्भर होती है, इनका मानना था। प्रचलित शिक्षा पद्धतियों, विचारों, शिक्षा के स्वरूप, प्रक्रिया और प्रविधि में इन्होंने स्थानीय ज़रूरतों और स्थानीय संसाधनों पर बल दिया है। शिक्षा चिंतन में भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों, प्रतिमानों, रूपों आदि के संदर्भ का इन्होंने बहुत ही महत्व बताया है। कृष्ण कुमार जी के व्यक्तित्व से हम परिचित हो चुके। स्पष्ट है कि इनका व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में ही हमारे सामने आता है, जिन्होंने भारतीय दर्शन, शिक्षा दर्शन पर भी कई पुस्तकें लिखी और विशेषतः इन्होंने स्थानीय शिक्षा, स्थानीय संसाधन की बात की है। किंतु इनके विचारों में और भी कई बातें शामिल हैं जो कि हम पाठ को पढ़ते पढ़ते ही इनके विचारों को जान सकेंगे। तो आइए हम इनके पाठ को पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह भाषण है और भाषण निश्चित तौर पे दिया जाता है या कहा जाता है किसी मंच से, किसी सम्मेलन में, किसी सभा में। तो इन्होंने भी यह भाषण दिया था अखिल महिला सम्मेलन में। किंतु अभी जिसे हमने पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं वह भाषण का इनका लिखित रूप है। मौखिक रूप से इन्होंने भाषण दिया था और लिखित रूप में पुनः उसे हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं कि जिस तरह हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, उसी तरह अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में फ्रांस का राज था। फ्रांस द्वारा शासित ऐसे ही पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में कमारा ले नामक एक लेखक हुए हैं। उन्होंने अपने बचपन पर एक पूरी किताब लिखी है। इस आत्मकथा में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद शहर में अपने चाचा के पास रहकर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद राजधानी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उनको एक प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता में देश के सबसे होशियार बच्चों को चुना जाना था और उनमें से कुछ को उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजा जाना था। जिस तरह हमारे देश में विदेश जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, उसी तरह हमारे जैसे गुलाम रहे अन्य समाजों में भी यह गौरव की बात मानी जाती है। आखिर वह दिन आया जब कमारा ले को अपने रिश्तेदारों से विदा लेनी थी। उस जमाने में हवाई जहाज़ से विदेश जाना और भी बड़ी बात थी। कमारा को अपने माता पिता, रिश्तेदारों, घर के तमाम लोगों से विदा लेने के लिए गांव आना पड़ा। अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने इस दृश्य का मार्मिक वर्णन किया है। अपने चाचा, मामा, मौसियों और चाचियों से विदा लेने में उन्हें कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। सभी लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सभी लोग
उनकी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इसके बाद गांव के अन्य लोगों से भी उन्होंने विदा ली, लेकिन इस तमाम भीड़ में कहीं उनकी माँ दिखाई नहीं पड़ी। कमारा के पास बहुत समय नहीं था, उन्हें गांव से बहुत दूर जाना था। वे माँ को उस भीड़ में खोजने लगे और आखिर उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर पाया। वे रो रही थीं। कमारा ने वहाँ पहुंचकर माँ से आशीर्वाद मांगा, लेकिन माँ की सिसकियाँ रुक ही नहीं रही थी। कमारा ने कहा कि तुम अगर अब भी नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे विदा कैसे ले पाऊँगा। फिर जो शब्द माँ ने रोते हुए कहे वे कमारा ले ने अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर अंकित किए हैं। यह किताब उन लाखों अशिक्षित माँओं को समर्पित है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती हैं। मैं हूबहू तो उन शब्दों को नहीं रख सकता, लेकिन जितना मुझे याद है वह इस प्रकार था। बेटा, जिस दिन तुम इस गांव की प्राथमिक शाला में पहली बार गए थे, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम इस गांव में नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा से मेरे यह लाख कहने पर भी इस बच्चे को मत पढ़ाओ, यह बच्चा हमारे गांव में नहीं टिकेगा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे मालूम था कि तुम इस देश में नहीं रुक पाओगे और हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस प्राइमरी स्कूल में गए, इसलिए तुम हमारे बीच में नहीं रह पाओगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज का यह दिन मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम आज मुझसे विदा ले रहे हो, तुम तो बहुत पहले ही मुझसे विदा ले चुके हो। तुम्हारे मामा, चाचा, पिता सब ने तुम्हें मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज से छीन लिया है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। बच्चों, अभी अभी हमने भाषण के प्रथम अंश को पढ़ा। प्रथम अंश में कई महत्वपूर्ण बातें आई हैं और उन्हें हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में कोट किया है। आइए प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए इस प्रथम अंश के निचोड़ को जानें। देखते हैं। अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में फ्रांस का राज्य हमने पढ़ा और कृष्ण कुमार ने भाषण के क्रम में यह बताया है कि अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में फ्रांस का राज्य था और अफ्रीका गुलामी की दंश को झेल रहा था। और इसी अफ्रीका में एक कमारा ले नाम के लेखक हुए। कमारा ले जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। कृष्ण कुमार ने इन्हें उदाहरण स्वरूप अपने भाषण में बताया है कि कमारा ले जब पहली बार अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, तभी उनकी माँ को यह आभास हो गया था कि यह बच्चा अब ना मेरे पास टिकेगा, न इस गांव में, न इस समाज में और ना ही इस देश में। ऐसा वे क्यों कहती हैं हम आगे के अंश में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कहते हैं कि कमारा ले ने अपने बचपन पर एक किताब लिखी है। वह किताब इनकी आत्मकथा है। कमारा ले ने अपने आत्मकथा में यह चर्चा की है कि वे उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस गए थे। आत्मकथा के अंतिम अध्याय में इन्होंने एक मार्मिक दृश्य का वर्णन किया है। साथ ही साथ माँ के शब्द अंतिम पृष्ठ पर अंकित किए हैं। यह आत्मकथा लाखों अशिक्षित माँओं को समर्पित किया गया है। बच्चों, प्रथम अंश में एक कमारा ले लेखक की चर्चा किए हैं कृष्ण कुमार ने कि वे उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस जाते हैं और अपने बचपन के बीते हुए दिनों को एक किताब के माध्यम से बताते हैं। वह उनकी आत्मकथा है और इस आत्मकथा में एक मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हैं। और अंतिम पृष्ठ जो आत्मकथा की सबसे आखिरी पृष्ठ है, वहाँ वे अपने माँ के कहे हुए शब्द को अंकित करते हैं
जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उनकी माँ कहती हैं कि तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम तो बहुत पहले जा चुके हो, बहुत पहले मुझसे विदा ले चुके हो। ऐसा वो क्यों कही होंगी, जबकि एक माँ को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहा है। विदेश जाना कोई सरल बात नहीं होती, वो भी उस ज़माने में जब वह हवाई जहाज़ से जाना था, तब जब अफ्रीका गुलामी की दंश झेल रहा था और अफ्रीका को गुलाम बनाने वाला देश फ्रांस था और फ्रांस में ही उच्च शिक्षा के लिए जाना था। कहीं ना कहीं यह बात इस बात को ध्वनित करती है कि हम जिस देश में हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ की शिक्षा वहाँ के लोगों के लिए कारगर होगी, न कि अन्य जगह की शिक्षा हमारे ऊपर कारगर होगी। लेकिन विशेष अंदर और क्या कहना चाहते हैं कृष्ण कुमार, हम आगे के अंशों में पढ़ेंगे। आइए अब हम दूसरे अंश की ओर चलें। कमारा ले के इन शब्दों को यहाँ बताने का प्रयोजन बहुत ही सहज है। हम लोग जिस शिक्षा और साक्षरता की बात इस तरह करते हैं, मानो शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र ही ना हो, जैसे वह अपने आप में कोई गुणकारी दवा हो जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा, या वह कोई एक ऐसा उपहार हो जो सरकार हमें देने वाली हो या पिछले 50 साल से देती आ रही हो। माननीय मंत्री महोदय जाने से पहले हमें बता गए हैं कि वे भी इस बात से कुछ शर्मिंदा हैं कि शिक्षा अभी तक हर बच्चे तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद वे वायदे किए जा रहे हैं। इन 50 सालों का उनके वायदा करने की कुव्वत पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर आया है। वह हमारे बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से हमारे बच्चे प्राथमिक शाला में प्रवेश करते हैं। शिक्षा को देश में फैलाने की बात करना बेमानी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप इस सम्मेलन में इस प्रसंग पर विचार करें कि कैसे प्राथमिक शिक्षा का दायरा फैले या कैसे शिक्षा केवल लड़कों तक नहीं बल्कि लड़कियों तक भी पहुँचे या समाज के उत्पीड़ित तबकों तक पहुँचे, तो इन सब बातों पर चर्चा के साथ साथ यह भी सोचिए कि शिक्षा के इस प्रसार प्रक्रिया में हमारे बच्चे शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे। पंचायती राज का पुनरुदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। आप सब इस घटना के नेता हैं। इसमें ऐसी गुंजाइशें दिखाई देती हैं जो हमारे देश की न सिर्फ शिक्षा नीति बल्कि समाज को अन्य नीतियों और हमारे समय के समकालीन सामाजिक इतिहास को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना एक ऐसे वक्त में घट रही है जब देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अत्यंत विनाशकारी है। पंचायती राज के इस नए अभ्युदय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संदर्भ किसी से छिपा नहीं है। मैं आपके सामने केवल 2-4 उदाहरणों से इस संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत पूंजीवाद आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। आज जिसे आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधार कहा जाता है, वह प्रक्रिया दरअसल जमीन, जंगल, पानी, खनिजों और अन्य मानव संसाधनों को आम आदमी से छीनकर कुछ पूंजीपति घरानों तथा विदेशी कंपनियों के हवाले कर देने की है। इस सच्चाई को हमारे सांसद और मंत्रीगण पिछले कई वर्षों से छिपा रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने में जहां लोग अपनी ज़मीनों से उखाड़े जा रहे हैं और अपने बच्चों से दूर जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हो गए हैं, वहां इस परिस्थिति में रहने वाले
हर व्यक्ति को पता है कि देश किस दौर से गुजर रहा है और इस बात का भी संकेत उन्हें मिल चुका है कि इसका भविष्य क्या होगा। हम देखते हैं कि जगह जगह स्थानीय प्रतिरोध की लड़ाइयाँ चल रही हैं। इन लड़ाइयों में नीचे से ऊपर तक न्याय मांगने की प्रक्रिया सक्रिय है। न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, कहीं चैन नहीं है। सारे देश में खलबली सी मची हुई है, लेकिन इस खलबली का कोई प्रतिबिंब हमारी संसद में दिखाई नहीं देता। एक सरकार को बदलकर दूसरी सरकार ला रहे हैं। मतदाताओं को बंधुआ मजदूरों की तरह बार बार मत देने के लिए विवश कर रहे हैं। यह राजनीति की मुख्य धारा है। इस परिस्थिति में लगता है कि देश अपनी सार्वभौमिक स्वतंत्रता खो बैठेगा। राजनीति के मंच पर नज़र दौड़ाएं। आप सभी चुनकर आए हुए लोग हैं। आपको पता है कि किस तरह हिंसा और अपराध राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। पंचायती राज के चुनावों में भी जगह जगह विशेषकर महिलाओं और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के सदस्यों को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम राजनीति की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, हिंसा का चरित्र उतना ही सघन दिखाई पड़ता है। इन नेताओं के सामने इस समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नई नीतियों की बात करना एकदम बेमानी है। यह सामाजिक हिंसा सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों में भी फैल रही है। इस सामाजिक हिंसा की महिलाएं सीधे शिकार बनती हैं। साथ में हमारे समाज के तमाम कामगार, आदिवासी, छोटे किसान और मजदूर जगह जगह इस हिंसा को सह रहे हैं, जो पूंजी के शासन और एकदम भ्रष्ट एवं अप्रासंगिक हो गई राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में भी शामिल हो गई है। इस परिस्थिति में पंचायती राज का उदय हुआ है। यह एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, परंतु इसमें जहां एक तरफ चिंगारी रोशनी झांकती है, वहीं ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि यह पंचायती राज चलने भी दिया जाएगा या नहीं। हमें यह मालूम है कि अभी तक हर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके हैं। हमें मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनमें देश की सबसे शोषित जनता का सुधार छुपा हुआ है, पंचायतों को नहीं दिए गए हैं। मसलन खनिजों के इस्तेमाल को लेकर ग्राम सभाएं केवल चर्चा कर सकती हैं। किसी कंपनी को इन खनिजों को न सौंपा जाए, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार उन्हें नहीं है। यही स्थिति जंगल, जल और ज़मीन के बुनियादी अधिकारों को लेकर भी है। कुछ प्रदेशों में पंचायतों को मामूली से मुद्दों पर चंद अधिकार सौंपे गए हैं। ये अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। हम मानते हैं कि हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थानीय स्तर पर जितनी बड़ी खलबली हमारे देश में मची है, उसे किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने की स्थिति में आज हमारी पंचायतें नहीं हैं। यद्यपि अलंकारिक रूप से पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। बच्चों, अभी अभी हमने भाषण के द्वितीय अंश को देखा। द्वितीय अंश में कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि ग्राम सभाएं होती हैं, पंचायती राज की भी व्यवस्था है हमारे देश में, किंतु जितने अधिकार पंचायती राज को मिलने चाहिए, वे उतने अधिकार का लाभ नहीं उठा पा रही हैं और ना ही उन्हें वह अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर किया गया था। स्थानीय स्तर पर यानी स्थान की, उस विशेष स्थान की समस्याओं को जानना
उसकी आवश्यकताओं को जानना और उसके लिए सुधार का कार्य करना। किंतु वे स्थानीय स्तर पर समस्याएं तो जान जाते हैं, इस पर चर्चाएं भी होती हैं, किंतु सुधार की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। बहुत ऊपर तक जाते जाते वे सुधार अपेक्षाकृत कम ही हो पाते हैं। इन्होंने इस अंश में यह भी बताया है कि जब स्थानीय आवश्यकताओं और सुधारों की बात होती है तो केवल वहाँ जल, जमीन, खनिज, कृषि इसकी ही बात नहीं होती, स्वास्थ्य और शिक्षा की भी बात होती है। और यहीं से शुरू होता है शिक्षा का अवमूल्यन। जहाँ शिक्षा को सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहाँ केवल चर्चाएं बस होकर रह जाती हैं। तो बच्चों, हमने अभी अभी द्वितीय अंश में कृष्ण कुमार ने क्या अपने विचार रखे हैं इसे जाना। आइए इन विचारों को एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से एक एक कर हम समझते हैं। स्क्रीन पर आपको द्वितीय अंश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। इस अंश में कृष्ण कुमार ने शिक्षा और साक्षरता की बात की है। इस पर विमर्श किया है कि शिक्षा और साक्षरता सभी तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ इनका मानना था कि शिक्षा कोई गुणकारी दवा नहीं है जिसके सेवन से समाज एक बार में ही रोग मुक्त हो जाएगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है। शिक्षा कोई उपहार भी नहीं है जो हर 5 वर्ष पर सरकारें बदलती जाएं और उपहार स्वरूप पिछले 50 वर्षों से यह दिया जा रहा है या आगामी आने वाले वर्षों में यह दिया जाता रहेगा। यह कोई उपहार नहीं है, प्रक्रिया उपहार हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को समाज से काटने का एक व्यापक अस्त्र बन गया है। यहाँ बच्चों रुकने और समझने की बात है कि शिक्षा को ये समाज से काटने के लिए एक अस्त्र के रूप में क्यों कह रहे हैं। दरअसल हमने पिछले अंशों में जो पढ़ा था कि कमारा ले की माँ को सबसे अधिक अफसोस हुआ था अपने बच्चे को पहली बार प्राथमिक शाला में भेजने पर, जबकि प्राथमिक शाला में जाकर शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत अच्छी बात है। असल में बच्चों, यहाँ कृष्ण कुमार बताना चाहते हैं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की तो हमें शिक्षा ही नहीं प्राप्त हो रही। जिस परिवेश को हमें उठाना है, जिस परिवेश को सुदृढ़ करना है, साक्षर और शिक्षित बनाना है, भला दूसरे देश की शिक्षा हमारे देश की शिक्षा और हमारे देश के भविष्य का निर्धारण कैसे करेगी। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षित व्यक्ति जो विदेश में शिक्षा पा रहे हैं वे हम अशिक्षितों के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। एक ऐसा समय आएगा कि वे शिक्षित होंगे और अपने समाज, अपने गांव से कटते चले जाएंगे और यह एक अस्त्र के रूप में ही सिद्ध होगा। ऐसा कृष्ण कुमार सोचते थे। आइए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। कृष्ण कुमार कहते हैं कि शिक्षा का समाज में व्यापक प्रसार होना आवश्यक है। साथ ही साथ लड़के, लड़कियों, समाज के वंचित, उत्पीड़ित हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच बननी चाहिए। नेताओं के सामने समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नई नीतियों की बात करना बेमानी है। इनका मानना था कि नेतागण जो हैं, मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े नौकरशाह अफसर जो हैं, वे सभी शिक्षा का निर्धारण भला कैसे करेंगे। बंद कमरे में, एसी के बंद कमरे में बैठकर आप गांव के धरातल पर आकर बात नहीं कर सकते। शिक्षा केवल शहर के लिए नहीं है, शिक्षा ग्रामीण परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। समाज का सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा बच्चा भी शिक्षित होना चाहिए और कम से कम साक्षर तो होना बेहद आवश्यक है। कृष्ण कुमार आगे भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पंचायती राज के अधिकारों को लेकर निराशा ही हाथ लगी है। स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान पंचायती राज से संभव है, किंतु पंचायती राज को इतनी स्वायत्तता नहीं दी गई है, इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर
शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर कर सके। साथ ही साथ उनका मानना है कि पंचायती राज भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे असफल रहने वाली भी स्थिति पंचायती राज ही हो गई है। राजनीति की मुख्य धारा के समक्ष समाज की मुख्य धारा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। कहने का अर्थ है कि राजनीति इतनी हावी हो गई है लोगों पर कि समाज की बनी बनाई परिपाटी जो चली आ रही है उसमें भी राजनीति भीतर ही भीतर प्रवेश कर गई है। शिक्षित व्यक्ति भी राजनीति की चपेट में है। नौकरशाह हो या अशिक्षित हो, सभी के सभी राजनीति से प्रभावित हो गए हैं। जिस समाज को निष्पक्ष होकर शिक्षा की बात करनी चाहिए उसकी भी बात राजनीतिज्ञ करते हैं, विधायक करते हैं, नौकरशाह करते हैं और अफसर करते हैं। कृष्ण कुमार इन सभी मुद्दों पर आगे और भी चर्चा करते हैं, उसे हम अगले अंश में अगली कक्षा में जानेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।